दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन। गति 100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। अडानी हिंडनबर्ग प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर कांग्रेस और साथ ही उन तत्वों को बड़ा झटका दिया है जो इस मामले को लेकर अडानी समूह के साथ केंद्र सरकार को भी घेरने में लगे हुए थे कि सेबी की जांच में कोई खामी नहीं है और विशेष जांच दल गठित करने की कोई आवश्यकता नहीं। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी भी महत्वपूर्ण है कि ऐसी जनहित याचिकाएं स्वीकार नहीं की जा सकती जिनमें पर्याप्त शोध की कमी हो और जो अप्रमाणित रिपोर्टों को सच मानती हो। स्पष्ट है कि यह टिप्पणी उन तत्वों को भी आईना दिखाती है जो जनहित याचिकाओं का इस्तेमाल अपने निहित स्वार्थों को साधने के लिए करते हैं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ तत्व ऐसे हैं जिन्होंने जनहित याचिकाओं को एक उद्योग में तब्दील कर दिया है। वे हर मामले में जनहित याचिका के सहारे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। ऐसे तत्वों को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। 1 वर्ष पहले जब अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग ने यह आरोप लगाया था कि अडानी समूह अपने शेयरों में हेराफेरी कर रहा है तो उससे केवल इस समूह को ही नुकसान नहीं पहुंचा था बल्कि भारतीय निवेशकों के अच्छे खासे पैसे भी डूब गए थे। इसके अतिरिक्त अडानी समूह के प्रमुख गौतम अडानी अमीरों की सूची में तीसरे नंबर से खिसक कर 25वें नंबर पर पहुंच गए थे। यह भी ध्यान रहे कि हिंडनबर्ग ने अडानी समूह की साख पर आघात कर अच्छी खासी कमाई भी कर ली थी। एक तथ्य यह भी है कि अडानी समूह के खिलाफ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट मोदी सरकार को घेरने का जरिया भी बन गई है। संसद के भीतर और बाहर इसे लेकर खूब हंगामा हुआ था। राहुल गांधी ने इस मामले को खूब तुल दिया था। राहुल गांधी शायद ही कीचड़ उछालने की अपनी राजनीति का परित्याग करें, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि गत दिवस जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपना फैसला सुना रहा था तब लगभग उसी समय तेलंगाना के कांग्रेसी मुख्यमंत्री अडानी समूह के प्रबंध निर्देशक से मुलाकात कर रहे थे। महत्वपूर्ण केवल यह नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को अब तक की जांच को सही पाया, बल्कि यह भी है कि उसने रपट पर आंख मूंद कर भरोसा करने से इनकार किया। यह ध्यान रहे कि कुछ समय पहले उसने यह कहा था कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में जो कुछ कहा गया है उसे पूरी तरह सही नहीं माना जा सकता। गत दिवस भी उसने मोदी सरकार से खुन्नस खाने वाले अरबपति निवेशक जॉर्ज सोरोस से जुड़ी संस्था OCCRP के आरोपों को महत्व देने से इनकार किया।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला यह रेखांकित कर रहा है कि सेबी और सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी होगी जिससे संदिग्ध इरादों वाली हिंडनबर्ग और OCCRP जैसी संस्थाएं भविष्य में देश के कारोबार जगत को निशाना न बना पाए। दिल्ली नगर निगम ने 20 फरवरी तक राजधानी के सभी अवैध कचरा स्थलों को समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। पिछले वर्ष अगस्त में अब दिल्ली होगी साफ अभियान शुरू कर 3000 टीमें गठित की गई थी। 150 से अधिक अवैध कचरा स्थलों को साफ करने की घोषणा की थी। इस अभियान के शुरू होने के 4 माह बाद भी सफाई व्यवस्था की स्थिति बहुत ज्यादा नहीं सुधरी है। सबसे ज्यादा खराब स्थिति अनाधिकृत कॉलोनियों में है। सड़कों पर कचरा और सीवर का गंदा पानी फैला रहता है। नालों की सफाई कर गाद सड़क पर रख दी जाती है। कहने को तो ढलाव घर समाप्त कर दिए गए हैं, लेकिन उसके आसपास भी गंदगी फैली रहती है। G20 शिखर सम्मेलन के समय प्रगति मैदान के आसपास के क्षेत्रों समेत दिल्ली के कई क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था सुधरी थी, लेकिन फिर से स्थिति बिगड़ने लगी है। इसके लिए निश्चित रूप से अधिकारी जिम्मेदार हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण में भी दिल्ली का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहता है। इसमें सुधार की नई पहल से कुछ उम्मीद जगी है। सफाई व्यवस्था सुधारने के लिए निगम के साथ जल बोर्ड, लोक निर्माण विभाग सहित अन्य विभागों को मिलकर काम करना होगा। पिछले माह जल मंत्री ने जल बोर्ड के अधिकारियों को सीवर समस्या का निर्धारित समय सीमा में समाधान करने का निर्देश दिया था। दिल्ली को साफ रखने में आम नागरिक को भी अपनी भूमिका निभानी होगी। सामूहिक प्रयास से ही स्वच्छता में दिल्ली अन्य शहरों के लिए आदर्श स्थापित कर सकेगा। स्टॉप।